अंधेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। कनक शर्मा मुझसे मिलने क्यों आई थी, वो मुझसे क्या चाहती है, ये सब तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। नरेश कहाँ है? हाँ, हमने सुना है कि वो चंदनपुर की तरफ गया है। मैंने तुम्हारे लिए खाना पकाने का ठेका ले रखा है क्या? अच्छा, ये छोकरे को देखा था कहीं आपने? हाँ, देखा तो है। कल आए थे दोनों यहाँ। किस वक्त आए थे यहाँ? कल रात को साहेब। लेकिन जहाँ भी जाऊंगी तुम्हारे साथ जाऊंगी। कैसे हो बेटा? कैसे? शर्मा और माधव का खून हमने किया था। अपने बेटे की इस हालत के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ऐसी ही तूफानी रात थी जब हमें पता चला कि हमारा बरसों पुराना वफादार माधव गद्दार निकला। बड़े बाबू, आंखों में आंखें डाल के माधव, तुम सिर्फ सच बोल सकते हो, झूठ नहीं। एक बार कह दो कि तुम आज भी हमारे वफादार हो, माधव, हम तुम्हें माफ कर देंगे। बड़े बाबू, माधव, अगर तुम कसूरवार हो तो यही वक्त है माफी मांगने का। अगर यह वक्त निकल गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मौत दबे पांव किस दरवाजे से आएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे माफ कर दीजिए बड़े बाबू, मुझसे गलती हो गई बड़े बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। हम अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सके त्यागी जी, और गोलियां उसके सीने में उतार दी। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए जरा भी क्लेश नहीं। शर्मा जी का खून क्यों किया है? शर्मा जी हमें माधव के घर ले गए थे और वो इस कत्ल के अकेले चश्मदीद गवाह थे। आपकी मौत का हमें दिल से अफसोस रहेगा। क्या करें शर्मा जी, इस खून के अकेले गवाह हैं आप। भाई, हमें माफ कर देना। शर्मा जी को हम कैसे छोड़ देते, लेकिन सच बताएं त्यागी जी, उस शरीफ आदमी की मौत का हमें बेहद अफसोस है। अब अफसोस करने से क्या हासिल? आप गलती बहुत बड़ी कर बैठे हैं सैगल साहब। गलती तो हमसे ये हुई है त्यागी जी कि हमने आपकी मदद नहीं ली, आपको अपना हमराज नहीं बनाया। मुझे हमराज नहीं बनाया? कत्ल के मामले में मैं आपकी क्यों मदद करता? क्यों नहीं करते? आपने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, और ये कोई पहला हादसा थोड़ा ही है। पहले की बात और थी सैगल साहब।
पहले आप मिनिस्टर थे, आपके हाथों में पावर्स थे। इलेक्शन हारने के बाद अब हालात काफी बदल गए हैं। अगर आपके पार्टी हाईकमान को इस वाकये का पता चल गया तो वो भी नजरें फेर लेंगे, नहीं? आप तो हमारे दोस्त हैं त्यागी जी, क्या आप भी हमारा साथ छोड़ देंगे? देखिए, हम कोई एहसान नहीं जता रहे हैं, सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुरे वक्तों में हमें भी आपका बहुत साथ दिया है। त्यागी जी, नरेश के सर से ये इल्जाम हटाने में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं आप मुझे। त्यागी जी, काम ही बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो आपको सौंप रहे हैं। और वैसे क्या हमारा बेटा नरेश आपके बेटे जैसा नहीं है? उसे इस मुसीबत से छुड़ाना क्या आपका फर्ज नहीं है? फर्ज की याद मत दिलाइए सहगल साहब। एक कमिश्नर होने के नाते मेरा फर्ज कुछ और भी है, जो सारे रिश्तों से परे है। लेकिन फिर भी मैं नरेश की मदद करूंगा। आपने जब उसे मेरे बेटे जैसा कहा है तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन शर्त सिर्फ यह है कि आपको भी इस रिश्ते को याद रखना होगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो कहना चाह रहा हूं वो कहने का ये वक्त नहीं है। ये बात फिर कभी सही। मिस्टर त्यागी, हाँ, नरेश कैसा है? ऑपरेशन कामयाब रहा, अब वो खतरे से बाहर है। हम उसे मिल सकते हैं? थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाएगा, उसके बाद आप उससे मिल सकते हैं। मैं आई कम इन सर? कमिश्नर साहब, आप कब लौटे? कल रात। जिस मिशन पर गया था उसमें कामयाब होकर लौटा हूं सर। नरेश साइगल को आपने गिरफ्तार कर लिया? यस सर, लेकिन गिरफ्तार करते वक्त उसने भागने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी। गोली चलानी पड़ी? फिर? उसे उठाकर सिटी हॉस्पिटल ले गया। इस वक्त वो वहीं पर है। आप इंस्पेक्टर सिद्धांत को कहिए वहां जाकर उसके बयान रिकॉर्ड कर ले। कांग्रेचुलेशंस त्यागी साहब, एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे बधाई देकर आप मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं? मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। वैसे आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं? हमें आप पर शक क्यों है ये जानते हैं आप? साइगल साहब से आपकी दोस्ती शक का सबब बनी त्यागी साहब। उम्मीद है आइंदा इस मामले में आप केयरफुल रहेंगे। यस सर, अब तो वाकई मुझे सावधानी से रहना होगा। I'll take your leave, सर। एक फोन कर सकते हैं? हेलो चौहान साहब, भाई आपको एक अच्छी खबर सुनाने के लिए हमने फोन किया है। नरेश का पता चल गया है। नरेश मिल गया? कहाँ है वो? अभी तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसे? नहीं, ऐसी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी फिक्र की वजह कुछ और है, जिसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। मैं हाजिर हूँ, हुक्म कीजिए। चौहान साहब, अब जैसे ही पुलिस को नरेश के बारे में पता चलेगा वो उसे गिरफ्तार करने पहुंच जाएंगे। नरेश तभी महफूज रह सकता है अगर कोई काबिल वकील उसकी हिफाजत करे, और वो वकील हैं गुप्ता जी। सिर्फ वही उसकी बेगुनाही को साबित कर सकते हैं। लेकिन वो तो ये केस लड़ने से इनकार कर चुके हैं, उनके पास दोबारा जाना फिजूल है। चौहान साहब, कोशिश करने में क्या जाता है? ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि एक बार फिर से इनकार कर देंगे। भाई, हम उनसे आज ही मिलना चाहते हैं और आपको हमारे साथ चलना होगा, प्लीज।
ठीक है, चलते हैं। थैंक यू। आप दोबारा क्यों चले आए हैं मेरे पास? मैं आपसे कह चुका हूं कि मैंने वकालत छोड़ दी है। गुप्ता जी, आपने वकालत छोड़ दी है, लेकिन इंसानियत का दामन थोड़ा ही छोड़ा है। भाई, इंसानियत के नाते आप हमारी मदद करेंगे, यही सोचकर हम आपके पास आए हैं। हाँ, तो आप इंसानियत का सबक पढ़ाएंगे मुझे? सहगल साहब, ये अल्फाज आप अपने भाषणों के लिए रखिए, मेरे सामने इसका इस्तेमाल मत कीजिए। तो हम आपके सामने क्या कहें कि दुनिया में इंसानियत बाकी नहीं रही, हर आदमी चोर है, बेईमान है, इसीलिए आप वकालत छोड़कर घर बैठ गए। भाई, एक बाप अपने बेकसूर बेटे की दरख्वास्त लेकर आपके सामने हाथ फैला रहा है और आप कह रहे हैं कि हम आपको इंसानियत का सबक पढ़ा रहे हैं। अच्छी जबरदस्ती है ये। इस शहर में सैकड़ों वकील हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? जब मैं आपका केस लड़ना ही नहीं चाहता तो क्यों चले आते हैं बार बार? आपकी काबिलियत और सच्चाई की कदर करते हैं, इसलिए आते हैं हम यहाँ। अगर आपको हमारा यहाँ आना नागवार गुजरता है तो हम दोबारा नहीं आएंगे। आइए चौहान साहब, चले। सहगल साहब, एक मिनट, मुझे इनसे बात करने दीजिए। अरे, वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं, क्या कहिएगा आपने? अगर आपको इनसे बहस करनी थी तो आप अकेले आते, मुझे क्यों लाए आप अपने साथ? गुप्ता जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। दरअसल इनका बिगड़ना जायज है भी और नहीं भी। ये बहुत परेशान है क्योंकि इनके बेटे की जिंदगी का सवाल है। इन्हें पूरा यकीन है कि अब सिर्फ आप ही उसे बचा सकते हैं। आपके इनकार पर इनका बिगड़ना भी जायज हो जाता है। आखिरी बात हाँ कहने से पहले आप मेरी एक रिक्वेस्ट सुनेंगे? कहिए। एक बार आप नरेश से मिल लीजिए, एक वकील की हैसियत से नहीं, एक जज की हैसियत से। आप तो हमेशा बेगुनाहों के हमदर्द रहे हैं। अगर आपको जरा भी शक हुआ कि नरेश गुनहगार है तो बेशक आप ये केस मत लड़िए। कहां है नरेश? मैं उससे मिलना चाहूंगा। दर्द हो रहा है? थोड़ा हो रहा है या बहुत ज्यादा हो रहा है? अरे कजरी, दर्द तो हमेशा ज्यादा ही होता है ना। कितनी बार देवी माँ के पास प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे सारे दर्द मुझे दे दे, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं। तू मेरी इतनी फिक्र मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो जाओगे तो फिर क्या? पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। पता नहीं क्या होने वाला है। मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चली जाऊं, जहां तुम्हें कोई देख भी नहीं सके। नहीं कजरी, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। तू एक काम कर, तू यहीं पे रह जा मेरे पास। कैसे रहूं मैं यहाँ? कौन रहने देगा मुझे यहाँ? पर तुम चिंता मत करो, मैं जहाँ कहीं भी रहूं ना, हमेशा समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जरा बाहर जाओ। आइए गुप्ता जी। महेश बेटा, ये तुमसे कुछ सवाल करेंगे। मुझसे कहा गया है कि तुम बेगुनाह हो।
मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, इस कत्ल के साथ तुम्हारा कोई संबंध है या नहीं? अगर मैं आपसे कहूंगा कि मेरा इस कत्ल से कोई संबंध नहीं, तो क्या आप मुझ पर यकीन कर लेंगे? जिस रात ये खून हुआ उस वक्त तुम कहां थे? मैं जहां कहीं पे भी था, लेकिन वहां नहीं था जहां ये खून हुआ। नरेश, देखो बेटा, इनके सवालों का ठीक ठीक जवाब दो। ये तुम्हारा केस लड़ने वाले, इन्हें पूरी तफसील मालूम होनी चाहिए बेटा। जब मेरा इस खून से कोई संबंध है ही नहीं, तो फिर ये मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अगर इन्हें सवाल पूछने हैं तो जाके पुलिस से पूछे ना। और मैं गुनहगार हूं, इस बात का इनके पास क्या सबूत है? तुम गुनहगार नहीं हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक इस मुकदमे के साथ जुड़ा हुआ हर शख्स कानून की नजरों में मुजरिम है। अगर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो तो मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा तुम्हें। पूछिए, पूछिए आप जो पूछना चाहते हैं। अच्छा, वो लड़की बाहर खड़ी है, उसे रखो करो। भाई जी ने पैसे दिए, इनको रख ले और चले जा अपने गांव। अरे मैं उन्हें ऐसी हालत में अकेले छोड़कर कैसे चली जाऊं? वो यहाँ अकेले नहीं है, हम सब है उनके साथ में। उनका भला चाहती तो चली जाए यहाँ से। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी यहाँ थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, उनको तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरे को धर लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या तू चाहती कि ऐसा हो जाए? नहीं। बस तो चली जा अपने गाँव वापस। डैडी, मैंने सुना है कि नरेश लौट आया है। अपने आप नहीं लौटा, ढूंढ कर लाना पड़ा उसे। बेचारा बेगुनाह खामो खां दर दर की ठोकरें खाता था। बेगुनाह कैसे? आपने तो कहा था कि वो मुजरिम है। मैं गलत समझा था। नरेश मुजरिम नहीं है, गिरफ्तारी के डर से छिपता फिर रहा था। इसका मतलब अब उस पर मुकदमा नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन वो रिहा हो जाएगा। आप रिहा कराएंगे उसे? मैं कौन होता हूं रिहा करने वाला? अदालत रिहा करेगी। कल तक जो आपकी नजरों में मुजरिम था, आज आप उसे बेकसूर मानते हैं। अचानक इतना सब कैसे बदल गया? मतलब क्या है तुम्हारा? नरेश ने मेरे साथ जो बदतमीजी की उसे तो आप भूल ही गए। अब खून के मुकदमे से बचाना चाहते हैं उसे। बचाया उससे जाता है जो गुनहगार हो। नरेश गुनहगार है या नहीं ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो क्या? नहीं डैड, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? जिस तरह मिस कनक शर्मा ने मुझे गलत समझा, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, उसी तरह से मैंने भी नरेश को गलत समझा। मुझसे भूल हुई जो मैं उसे मुजरिम समझ बैठा। और जहां तक उसकी तुम्हारे साथ बदतमीजी की बात है, सबके सामने मैं उसे थप्पड़ मार चुका हूं और खुद सहगल साहब ने मुझसे माफी मांगी है। समझ गई ना तुम? नरेश तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम्हें अब तक माफ कर देना चाहिए उसे। कम से कम जाके मिलो तो सही उससे। बुरे वक्त में दोस्त ही काम आते हैं। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है